वर्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन, या फिर वर्ताकार द्वारक के कारण फ्रेनल विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन हमने पढ़ाई था, क्या होता है फ्रेनल विवर्तन? जिसमें प्रकाश स्रोत से द्वारक और पर्दे की दूरी कैसी होती है? सीमित होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वर्ताकार द्वारक के बारे में। ठीक है, लिखिए वर्ताकार द्वारक के कारण फ्रेनल विवर्तन। किसकी बात करेंगे? वर्ताकार द्वारक के कारण फ्रेनल विवर्तन। अब देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। क्या बनाते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये अपना द्वारक हो गया, काफी इतना। यहां से हो गया अपना प्रकाश स्रोत एस, और ये यहां से प्रकाश की किरणें तरंगाग्रों के रूप में निकल रही हैं। देखना ध्यान से, निकल रही है। और इसके बाद में क्या होगा? कहां पे आपतित होंगी? एक पर्दा ले लेते हैं, दूर ज्यादा हो जाएगा पर्दा, पास लेते हैं थोड़ा। पर्दा ले लिए, ये किरण यहां चली गई, ये किरण यहां चली गई। ठीक है, इसके बाद में देखो एक किरण आती है यहां से सीधे, बिल्कुल सीधी, और ये पर्दे के बीच में सीधी लेना है इसको थोड़ी सी। अगर मुझसे सीधी ना बने तो आप लोगों को तो सीधी ही बनानी है। ये लो, ठीक है, ये सीधी आ गई यहां से। अब देखिए यहां से भी एक किरण क्या होती है, यहाँ पे परिवर्तित होती है। एक किरण यहां से जाती है, ठीक है, और एक किरण ये यहां से जाती है। ये हो गया, ये अपना हो गया एस, ये द्वारक हो गया, ये पर्दा हो गया, ये क्या हो गया? पर्दा हो गया। अब देखिए ये तरंगाग्र के रूप में है, तो कर दो इनको ऐसे। इनको नाम दे देते हैं ओमेगा, ओमेगा डेस। ये वर्ताकार द्वारक है, ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपन। ये है आर, या फिर यहां लिख देता हूं मैं ऐसे करके आर, ठीक है। और जो दूरी है यहां से प्रकाश स्रोत से वर्ताकार द्वारक की दूरी कितनी है? ए है, ठीक है। और जो द्वारक है इनकी यहां से पर्दे की दूरी कितनी है? बी है। ये द्वारक का ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बिंदु बी है। ठीक है, क्या है? इसको मान लेते हैं P1, ये P डैश, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, अब देखते हैं इसमें होता क्या है, वो देखते हैं। ये है
देखिए अभी ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। डायग्राम में होता क्या है, ये अपना प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत क्या होती है, तरंगाग्र, यानी कि किरणें हैं तरंगाग्र के रूप में क्या होती है, निकलती है, यहाँ से उत्सर्जित होती है। देखिए ये प्रकाश स्रोत, इसमें प्रकाश की किरणें तरंगाग्र के रूप में क्या होगी, उत्सर्जित होगी। उत्सर्जित होने के बाद में क्या होगी, द्वारक, द्वारक पे आपतित होगी और द्वारक से विवर्तित होकर कहाँ जाएंगी, पर्दे पर प्राप्त होगी, जहां पे हमें क्या होगा, विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होगा। और द्वारक का काम क्या होता है, जैसे ये बहुत सारी तरंगाग्र आ रही है, ये द्वारक है, तो द्वारक क्या करेगा, एक एक करके इसको बाहर निकालेगा। क्या करेगा, एक एक करके इनको बाहर निकालेगा। तो द्वारक का काम क्या होता है कि बहुत सारी तरंगाग्र होती है, उनमें से किसी एक एक तरंगाग्र को बाहर निकालता जाएगा और पर्दे पर आपको प्रतिरूप मिलता जाएगा। जैसे एक एक तरंगाग्र बाहर निकलती जाएगी, उस विवर्तित होकर, जिसका विवर्तन होगा तरंगाग्र का एक का, और फिर आपको जो पर्दे पर क्या होगा, उसका विवर्तन प्रतिरूप मिलता जाएगा। और जो ये किरणें हैं ये तो है रियल, सच रियल में, और जो ये वाली किरणें ये आभासी किरणें हैं, और ये आभासी है तो ये आभासी प्रतिरूप, ये आभासी प्रतिरूप का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये अपनी दूरी आर एन, यानी कि इसकी क्या बोलते हैं, इसकी द्वारक की त्रिज्या हो गई। ये अपना द्वारक हो गया, जिसके एक वाला बिंदु और ये दूसरा वाला बिंदु, एक को दे दिया नाम ए, एक इसको दे दिया बी। द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी, सॉरी, द्वारक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कितनी है, अपनी ए है, और द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, बी है। ठीक है, यहां तक समझ गया। ये बिंदु है अपना अनक्षीय बिंदु, ये तो अक्षीय बिंदु है। अक्षीय बिंदु देखे तो जैसे आप जैसे नॉर्मली ऐसे, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, इसी दिशा में ये वाला बिंदु है, तो इसको इसलिए बोल रहे हैं अक्षीय बिंदु, यानी कि अक्ष, जैसे यूं यूं। ठीक है, तो ये तो हो गया अक्षीय बिंदु, और जहां पर ये प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है ये क्या हो गया, अनक्षीय बिंदु। और एरो के अंदर सारी है कि ये जो किरणें हैं वो रियल किरणें हैं, और ये जो विदाउट एरो वाली है, विदाउट एरो वाली है, ये कैसी किरणें हैं, आभासी। पूरी लाइन तिरछी हो रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सीधी बनानी है। क्या करनी है, आप लोगों को सीधी किरणें बनानी है। ठीक है, समझ गए यहां तक। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको डायग्राम समझ में ना आया तो, ये अपना प्रकाश स्रोत है, जिसे प्रकाश किरणें तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होती हैं, उत्सर्जित होकर जो द्वारक है उस पर आपतित होती है, और जैसे ही द्वारक पर आपतित होती है तो इसके किनार होते हैं आखिर में, उनसे इनका क्या हो जाता है, विवर्तन। और विवर्तन होकर क्या कहाँ जाती है, पर्दे पर जाती है, और पर्दे पर हमें क्या प्राप्त होता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। द्वारक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कितनी है, ए है, द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, बी है, द्वारक की त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, और ये अपने पास एक तरंगाग्र मान लिया, जैसे ओ ओमेगा डैश है। ठीक है, ये अक्षीय बिंदु है जिसको पी से रिप्रेजेंट किया है, ये अनक्षीय बिंदु है जिसे पी डैश से रिप्रेजेंट किया है। एरो शो कर रही है रियल तरंगाग्र को, रियल किरणों को, और विदाउट एरो आभासी को। ठीक है, अब इसमें और कुछ तो बताने के लिए रहा नहीं, ये अपना पर्दा है ही। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, वो लिखिए आप, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ऐसे इसके डायग्राम बनाइए और व्याख्या ऐसे, और नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लिखिए, माना एक वर्ताकार द्वारक है, माना एक वर्ताकार द्वारक है, कुछ ही नहीं करेंगे व्याख्या में, क्या करेंगे, जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि ये क्या है क्या नहीं है, उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, अब इसी चीज को जो समझा है उसी को लिखना है। ठीक है, तो एक वर्ताकार द्वारक है जिसकी त्रिज्या आर है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी। इस वर्ताकार द्वारक पर ओमेगा व ओमेगा डैश तरंगाग्र आपतित होती है, ओमेगा ओमेगा डैश तरंगाग्र आपतित होती है। तरंगाग्र, इसको एक को नाम दो, इसको भी दे लेते हैं, इसको दे लेते हैं जैसे ओमेगा डैश, ये पहली वाली ओमेगा, दूसरी वाली ओमेगा डैश। ठीक है, वर्ताकार द्वारक पर ओमेगा व ओमेगा डैश तरंगाग्र आपतित होती है, यह आपतित होता है तरंगाग्र, जिसका वर्ताकार धारक द्वारा क्या हो जाता है, विवर्तन हो जाता है। इस विवर्तन का प्रारूप पर्दे के अक्षीय बिंदु, विवर्तन का प्रारूप हमें कहां मिलता है, पर्दे के अक्षीय बिंदु P व अनक्षीय बिंदु P पर प्रेक्षित करते हैं। इसमें इस विवर्तन का प्रारूप हमें अक्षीय बिंदु P व अनक्षीय बिंदु P पर प्रेक्षित होता है या फिर प्राप्त होता है। लिखिए, अब एरो डाल के लिखिए, यू डाल के लिखिए, अक्षीय बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता क्या है इसकी, अब अक्षीय बिंदु P पर
प्रकाश की तीव्रता, और प्रकाश की तीव्रता देखिए क्या होगी, लिखिए अब आगे। अब मैंने आपको जब फ्रेनेल के बारे में बताया था, स्टार्टिंग में फ्रेनेल की बात की तो फ्रेनेल ने विवर्तन को, जो अपना विवर्तन था उसको किसके सिद्धांत पर, हाइगन के तरंगाग्र सिद्धांत पर परिभाषित किया था। ठीक है, तो ये बात याद रखना हमेशा। लिखिए अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं इसमें क्या होता है। फ्रेनेल ने विवर्तन की व्याख्या तरंगाग्र सिद्धांत के आधार पर की। फ्रेनेल ने विवर्तन की व्याख्या तरंगाग्र सिद्धांत के आधार पर की। फ्रेनेल के अनुसार तरंगाग्र का निर्माण अर्ध आकृति कटिबंध से होता है। अर्ध आकृति नहीं, आवर्ती कटिबंध से होता है। अर्ध आवर्ती कटिबंध क्या होता है, जो पिछले पढ़े थे हमने, एक वो लिया था, ये दर्पण लिया था जिसमें अर्धावर्ती कटिबंध है, जिनकी आवर्ती कैसी होती है, 1/2। ठीक है, फ्रेनेल में पढ़े थे ना, एक वलय बनती है, उस वलय का निर्माण होता है विवर्तन में। उन वलय को क्या कहते हैं, अर्धावर्ती कटिबंध, क्योंकि उनकी आवर्ती कैसी होती है, आधी होती है। फ्रेनेल विवर्तन में तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार रूप में उपस्थित होते हैं। ये भी बताया था फ्रेनेल में तो कैसे होते हैं, गोलीय और बेलनाकार। लेकिन जो अपना फ्राउनहोफर है उसमें कैसे होते हैं, समतल। ठीक है, तो लिखिए फ्रेनेल विवर्तन में तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार रूप में उपस्थित होते हैं। अब इसी में एक नंबर डाल के लिखिए, ऐसा इसी में एक नंबर डालिए और लिखिए, यदि वर्ताकार द्वारक से एक आवर्ती कटिबंध गुजरे तो, यदि ये वर्ताकार द्वारक है, इससे अभी हम एक आवर्ती का ही कटिबंध क्या करेंगे, गुजारेंगे। ठीक है, गुजरे तो अक्षीय बिंदु पी पर प्रकाश का आयाम, अक्षीय बिंदु पी पर प्रकाश का आयाम होगा क्या, आर। कितने आवर्ती कटिबंध गुजर रहे हैं, एक, तो उसका आयाम भी कितना होगा, R1, क्योंकि एक ही गुजर रहा है तो R1। ठीक है, बिंदु पर क्या हो गया, R = R1। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अभी जैसे हमें टोटल आयाम पूछता है, जैसे अब मान लिया 3 आवर्ती के कटिबंध गुजार दिए, 3 या 4, तो टोटल आयाम कितना हो जाता, R1 + 2 R2 + R3। लेकिन हमने सिंगल लिया है तो सिंगल का आयाम R1 ही होगा, क्योंकि एक ही है वो, तो एक का आयाम कितना होगा, R1 होगा। ठीक है, इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो हम जानते हैं, इसी के नीचे लिखिए, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसके नीचे लिखना है समीकरण 1 के नीचे, तो हम जानते हैं प्रकाश की तीव्रता I प्रोपोर्शनल R का स्क्वायर। तीव्रता क्या होती है, आयाम का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यही तो होती है ना, I प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यही तीव्रता होती है। और जो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में व्यतिकरण वाले में तीव्रता को अच्छे से पढ़ा है, तो I ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा इसका, तो क्या आ जाएगा, K R स्क्वायर। ये क्या मिल गई हमें, तीव्रता मिल गई। अब जैसे बात करें एक आवर्ती कटिबंध के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर लो, K R1 का स्क्वायर। समझ गए यहां तक, कुछ ही नहीं किया इसने, क्या किया, एक आवर्ती का कटिबंध गुजारा इधर से, तो एक आवर्ती का कटिबंध गुजारेंगे तो उसका आयाम कितना हो जाएगा, R1, क्योंकि वो एक ही है। और अगर अनंत होते तो NR हो जाते वो, यानी कि N आवर्ती का कटिबंध गुजारा है तो उनका आयाम कितना हो जाता, NR। ठीक है, N या RN, ऐसे कुछ भी, NRN। ठीक है, ये सॉरी RN होगा, NR नहीं होगा, RN ही होगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे बात करें हम, क्या ये हो गया आयाम, फर्स्ट है तो एक के लिए R1 हो जाएगा, अगर दो गुजारते तो R1 + R2 टोटल आयाम, और इनका डिफरेंस पूछते तो R1 - R2 ये हो जाता। अब बात करते हैं किसकी, आवर्ती की। आवर्ती क्या होती है, आयाम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल, आवर्ती यही होती है ना, आवर्ती प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ये होती है। ये निकाल लिया हम लोगों ने, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K आते ये हो जाएगी I स्क्वायर बराबर, और आयाम की बात कर रहे हैं तो R का मान कितना हो गया, R1, तो I = क्या हो जाएगा, K R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिए इसको। ठीक है, अब इस समीकरण के बारे में लिखते हैं हम। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अक्षीय बिंदु पर प्रथम अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है। तो लिखिए, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है।
किस पर? अक्षीय बिंदु पर। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अक्षीय बिंदु P पर अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है, अर्थात अक्षीय बिंदु पर दीप्त विवर्तन का प्रतिरोध होता है। जो अपना अक्षीय बिंदु है ये, यहाँ पे क्या मिलती है? दीप्त फ्रिंज, ये दीप्त विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए? अब इसी के बाद इसमें सेकंड नंबर डालिए। यदि वर्ताकार द्वारक से दो अर्ध आवर्ती कटिबंध गुजरे तो अक्षीय बिंदु पर परिणामी आयाम क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया, अगर दो गुजरे तो R1 माइनस R2, इन दोनों का जो अंतर होगा वही परिणामी आयाम होगा अपना। परिणामी आयाम, इन दोनों का अंतर क्या होगा? R माइनस R2। और हम जानते ही हैं क्या, R1 इक्वल टू लगभग अप्रोक्सीमेट एक दूसरे क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो R मेरे पास कितना हो जाएगा? 0, और 0 प्राप्त हो गया। तो 0 किसके लिए? 0 क्या होता है? 0 का मान। अगर R इक्वल टू 0 हो गया तो I इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0, और आवर्ती 0 हो गई, यानी कि तीव्रता ही 0 हो गई। तो अदीप्त विवर्तन प्राप्त हुआ, क्योंकि तीव्रता 0 का मतलब हो गया अंधेरा, और इसमें चमक। तो इसमें जब चमक ही नहीं होगी तो अदीप्ति होगी ना ये। तो आपको सही से उतारना है इसको, थोड़ा सा यहां से रफ कर लेता हूं मैं। यहां से रफ करने के बाद में परिणामी आयाम R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। वी नो डेट, चूंकि R1 किसके तुल्य है? R2 के, इसलिए R1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। और ये देखिए R इक्वल टू, इसे कुछ भी मान लीजिए, 0 ही हो गया, डायरेक्ट लिख लो, 0 हो गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रकाश की तीव्रता I प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, R इक्वल टू के R स्क्वायर, और चूंकि R का मान 0 है इसलिए I इक्वल टू 0। ये तीव्रता 0 हो गई। इसको दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। यहां से उतारना है, दिख तो रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे? ठीक है, सही दिख रहा है, उतार लीजिए। यहां से उतारने के बाद में अब लिखेंगे हम इसके बारे में, वही चीज किया, इनका परिणामी आयाम निकाला है R1 माइनस R2। और ये तरंगाग्र कैसे हैं? इनकी आवर्ती कैसी? समान। आयाम क्या है इनका? लगभग एक दूसरे के कैसे होते हैं? अप्रोक्सीमेट, लगभग समान होते हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा? R इक्वल टू जो परिणामी आयाम है वो में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वो 0 मिलेगा तो फिर ये प्रोसेस आपको पता ही है, पहले की है। जब R ही 0 हो गया तो तीव्रता भी क्या होगी? 0 प्राप्त होगी। समीकरण 2 है, तो लिखिए उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अक्षीय बिंदु P पर न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अक्षीय बिंदु P पर न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है, जिसके कारण अदीप्त विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होता है। जिसके कारण क्या होता है? अदीप्त विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होता है हम लोगों को। क्यों होता है? I तीव्रता यानी कि चमक, तो चमक की 0 हो जाएगी तो अदीप्ति होगा ना, वो अंधेरा बोलते हैं जिसको। अब लिखिए, अब इन दोनों समीकरणों से क्या स्पष्ट होता है? देखिए ये दो कंडीशन ली, इन दो कंडीशन से क्या स्पष्ट हो रहा है हमें? देखिए इधर कुछ पता चल रहा है, दोनों समीकरणों से हमें दोनों जो कंडीशन लिखी उन दोनों कंडीशन से यही शो हो रहा है कि बिंदु P पर हमें प्रकाश की जो क्या बोलते हैं दीप्त विवर्तन का प्रतिरूप भी प्राप्त होता है, और बिंदु P पर ही प्रकाश उसकी तरंगाग्र की वजह से हमें अदीप्त विवर्तन का प्रतिरूप भी प्राप्त होता है। तो इन दोनों समीकरणों से क्या स्पष्ट होता है? यही होता है कि बिंदु P पर दीप्त और अदीप्त दोनों प्रकार का विवर्तन प्रारूप हमें प्राप्त होता है। अब लिखिए, आगे लिखिए, अतः स्पष्ट है कि, लिखिए स्पष्ट है कि फ्रेनेल विवर्तन में, अतः स्पष्ट है कि फ्रेनेल विवर्तन में विवर्तन प्रतिरूप के लिए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होती है, सही है। अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त होती है, हम दोनों ने कर लिया। यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगी और यहाँ पे अधिकतम हो जाएगी। अधिकतम के लिए तो दीप्त विवर्तन का प्रतिरूप होगा और न्यूनतम के लिए अदीप्त विवर्तन का प्रतिरूप होगा।
आगे चलते हैं। यदि वर्ताकार तरंगाग्र से सम अर्ध आवर्ती कटिबंध गुजरे तो अक्षीय बिंदु पर अद्वितीय विवर्तन का प्रारूप प्राप्त होगा। कैसे? सम अर्ध आवर्ती के, अगर सम अर्ध आवर्ती के हो जाएंगे तो क्या होगा? समान समान यही प्राप्त होगा। r इक्वल टू 0, तीव्रता इक्वल टू i इक्वल टू भी 0। तो हमें कैसे प्राप्त होंगे? अदीप्त प्राप्त होंगे। अक्षीय बिंदु P पर क्या प्राप्त होंगे? अदीप्त विवर्तन का प्रारूप प्राप्त होगा। एक बार फिर से बोल देता हूं, आप लोग फिर से सुन लीजिए अगर नहीं समझ में आया हो। यदि वर्ताकार द्वारक से सम अर्ध आवर्ती कटिबंध गुजरे तो अक्षीय बिंदु P पर अदीप्त विवर्तन का प्रारूप प्राप्त होगा। अक्षीय बिंदु P पर अदीप्त विवर्तन का प्रारूप प्राप्त होगा। और वो क्यों प्राप्त होगा? यहाँ से क्या गुजार रहे हैं हम? सम अर्ध आवर्ती के कटिबंध गुजार रहे हैं। सम का यानी कि उनकी आवर्ती कैसी हो गई? समान हो गई। समान ही हो जाएगी तो फिर उनका आयाम ये 0, ये भी, इसका भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। यदि वृत्ताकार द्वारक से विषम अर्ध आवर्ती कटिबंध गुजरे तो दीप्त विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि जब इनका मान 0 नहीं होगा तो I का मान भी 0 नहीं होगा, R का मान भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यदि वृत्ताकार द्वारक से विषम अर्ध आवर्ती कटिबंध गुजारे तो हमें अक्षीय बिंदु पर दीप्त विवर्तन का प्रारूप प्राप्त होता है। समझ गए? अब इसकी कर लेते हम गणितीय। इसका जो सब चीज का क्या था, हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, उससे क्या करते हैं हम लोग? उससे यही कर रहे हैं। पहले जो भी हमने नियम वगैरह हैं उनकी बात की, उनके बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशन दी, उनके डायग्राम के बारे में समझा, उनकी व्याख्या की, उनकी थोड़ी सी कंडीशन थी वो लिखी। फिर उसके बाद में हमने क्या किया? उनका या तो जो उनके फॉर्मूले थे वो डिफाइन किए, या फिर उनकी जो गणितीय विश्लेषण में जो भी वो करवा रहा था वो करते हैं। तो अब इसका भी क्या करते हैं हम? गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो एक बार अगर किसी ने डायग्राम नहीं बनाया हो तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करें और अच्छे से बना ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब किसकी बात कर रहे थे हम लोग? गणितीय विश्लेषण की। गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण की बात करते हैं। छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये अपना हो गया एस, ये वर्ताकार द्वारक हो गया, ये पर्दा हो गया अपना। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये अपना पी डैश हो गया, ये बिंदु पी हो गया, ये इसकी वर्ताकार त्रिज्या आर हो गई। ठीक है, ये डायग्राम आप बना ले थोड़ा सा समझने के लिए, साइड में बना ले, क्योंकि मैं इसमें जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ? फॉर्मूला।
SAP, ठीक है, और SOP, ये इन दोनों के बीच में हो जाएगा SOP, ये SAP। अब लिखिए आप, ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर, दो तरंगों के मध्य पथांतर, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं डायग्राम, आपको समझाने के लिए था इसे। पथांतर क्या होगा, डेल, पहली तरंग क्या थी अपने पास, SAP माइनस SOP, SAP और SOP। SAP को लिख लेते हैं अपन SA प्लस AP माइनस SO प्लस OP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए इसको। देखिए आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं दिखाता जाऊंगा ना, तो वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले जो व्याख्या में लिखा रखी है ना, इसको R मान लिया, इसको A मान लिया, वही चीज है। तो वही अब इसमें हम गणितीय विश्लेषण में कर रहे हैं। तो आपको जो मैंने फर्स्ट वाला डायग्राम बनाया था, उसमें जो दोनों तरंगाग्र हैं उनकी पथांतर का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो उनका पथांतर कैसे ज्ञात करेंगे हम, ऐसे उन जो तरंगाग्र हैं उनके जो डायग्राम बना लेंगे। अब देखिए, माना, लिखिए एक बार, माना वृत्ताकार धारक से प्रकाश स्रोत की दूरी a है तथा पर्दे की दूरी b है। माना वृत्ताकार धारक से प्रकाश स्रोत की दूरी a है तथा पर्दे की दूरी b है। तो अपना जो वृत्ताकार धारक था ना, देखते जाना, अगर नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ। ये प्रकाश स्रोत था, यहां से हमने इसकी त्रिज्या क्या मानी थी, r। मैं सिर्फ अभी इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। A B, यहां तक की दूरी हमने क्या ली थी, a, यानी कि ये वाली SA इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इक्वल टू a, ठीक है। SA नहीं SO, इसको जो हम ले लेंगे मूल बिंदु ले लेंगे SO हमारे पास कितनी हो गई, a हो गई। SO इक्वल टू a, ठीक है। ये चीज मानी थी हमने, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या मानी थी, a, व्याख्या की थी तब। वो जो डायग्राम है वो भी मैंने वहां पे भी लिखवा रखा है। तो SO कितना, इस SO की डिस्टेंस कितनी है, a है। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब मान लिया ये वृत्ताकार द्वारक है ना, ये अपना पर्दा है, ये ऐसे गई थी, यहाँ पे कितना था बिंदु, इनकी ये O, और ये अपना क्या है P, यहाँ पे P, ये तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो बिंदु O से P तक की दूरी कितनी थी हमने, पर्दे की दूरी कितनी थी B, और जो पर्दे की दूरी है वही कितनी होगी हमारी, ऊपर OP की दूरी होगी। तो OP कितना हो जाएगा हमारे पास, OP इक्वल टू B। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको, क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब लिखिए त्रिभुज SOA में ये डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। मैंने समझाया कि कैसे क्या किया है, कैसे क्या नहीं किया है। तो अगर एक बार फिर से समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो थोड़ा सा, फिर देख लेते हैं। एक बार फिर से बनाता हूं मैं और आपको फिर से अच्छे से समझाता हूं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने किया लिया द्वारक है, ठीक है, ये अपना प्रकाश स्रोत है, यहां गई थी, ये बिंदु आधे लेते हैं जो हमें काम चाहिए। यहां तक की दूरी कितनी थी, R, और जो अपना द्वारक था ये, यहां से प्रकाश स्रोत की दूरी कितनी थी, A, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, A, ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा द्वारक का O। तो SO हमारे पास कितनी आ गई, A, कंफर्म। अब द्वारक था, ये पर्दा था, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, B, ये P है। तो जो ये डिस्टेंस होगी वही ये वाली डिस्टेंस होगी। तो O और P कितना हो जाएगा, B। ये यहां तक तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब छोड़ देते हैं यहाँ पर।
अब ये सब हटा देते हैं और सिर्फ किसकी बात करते हैं हम, ये लो, ये द्वारक को भी हटा दिया मैंने, इसी की बात करते हैं। ये मूल बिंदु हो गया, चलो द्वारक को हटा देते हैं। ये अपना 90 डिग्री एंगल आ गया। त्रिभुज कौन सा हो गया, एस ओ ए, 90 डिग्री एंगल, एस ओ ए। अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एस ए का स्क्वायर। फिर से बना लेते हैं एक बार, अगर किसी को दिक्कत आए तो, एस ए ओ, ठीक है। कर्ण स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर कितना है, एस ओ का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इनके मान रख दीजिए, एस ओ कितना है हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है, आर लिखा था हमने, आर का स्क्वायर, ठीक है। एस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये में मिल गया एस ए का मान। क्या मिल गया, एस ए का मान। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को, दिख ही रहा है। अब यहां से आर और ए में क्या बड़ा है, ए बड़ा है, तो ए को कॉमन ले लेते हैं बात, तो क्या मिलेगा हमें, एस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं पूरा, 1 प्लस आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ये। अब मैं डायग्राम मिटा देता हूं क्योंकि आप लोगों को यहां से समझ में आ गया। अब एस ए का मान ज्ञात करना है हमें, किसका, एस ए का मान। एस ए कितना है हमारे पास, देखिए यहां से इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये ए हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर, द्विपद प्रसार वाली पर में से कर देंगे, द्विपद प्रसार पर में से, ठीक है। एस ए इक्वल टू ए 1 प्लस आर स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एस ए। एस ए की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम दूसरे त्रिभुज की। तो हमारा दूसरा त्रिभुज है कौन सा, त्रिभुज ए ओ पी। ए ओ पी में देखिए अब आप, ए ओ पी में ए ओ पी बनाते हैं। ये अपना द्वारक हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी, ओ हो गया, ए ओ, ये पी हो गया, यहां से गई थी, ये हो गया त्रिभुज ए ओ पी में। ए पी स्क्वायर, कर्ण वही है अपना, ए पी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर आधा स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओ पी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, बी स्क्वायर, ठीक है। ये करने के बाद हम चलते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ए पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उससे पहले ये कर लेते हैं, ए पी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन तो नहीं है बी, लेकिन डिस्टेंस कौन सी बड़ी है, ये लिख लेते हैं, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। इस वजह से हम क्या करेंगे, ए पी स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए पी का मान कितना हो जाएगा, ए पी बी 1 प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर हाफ, द्विपद प्रसार पर में से क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू बी 1 प्लस हाफ टू बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 4। देखिए अब आपके पास क्या क्या मान आ गया, एस ए का मान आ गया, एस ए का मान आ गया, ए पी का मान आ गया, ए पी का मान आ गया, एस ओ का मान है अपने पास, ओ पी का मान है अपने पास, ये मान आ गया। तो लिखिए
समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रखकर हल करने पर। रखिए समीकरण 1 में मान रखिए और इस इक्वेशन को हल कीजिए, सोल्व कीजिए इक्वेशन को। इक्वेशन को जैसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मैं इक्वेशन रहने देता हूँ। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करें और उतार ले, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू रहने देता हूँ, जैसे ऐसे की वैल्यू, और बाकी सब मिटा देता हूँ। अब लिखिए देन एस ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए 1 प्लस आर स्क्वायर 2a²। ए पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, प्लस बी 1 प्लस आर स्क्वायर v², ठीक है, माइनस एसओ की वैल्यू कितनी है, ए, इसकी वैल्यू कितनी है, बी। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और इन सबको मिटा दीजिए। अब इन सबका कोई काम नहीं है, हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर ए प्लस बी 2, इक्वेशन नंबर 6। यही है हमारा पथांतर। समीकरण दो किरणों के मध्य क्या बताता है, ये पथांतर को बताता है। क्या बताता है, पथांतर बताता है। चाहे तो आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करके देख लेना आप एक बार। अगर नहीं समझ में आया तो चलो इधर सोल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर 2a² प्लस बी आर स्क्वायर 2b²। ये 2 लगाना भूल गए, यहाँ पे 2 लगा देना आप, ठीक है। माइनस ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा, आर स्क्वायर 2a प्लस आर स्क्वायर 2b, एलसीएम लेंगे 2ab b प्लस a आर स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर a प्लस b 2ab। किसी को समझ में नहीं आया हो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया तो वहां देख ले एक बार। अब ये लोग उतारिए, मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ। कुछ ही नहीं करना, ये a हो जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर 2a, क्योंकि ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b आएगा, b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर ये b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर 2b। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2ab, तो इधर तो आ जाएगा a, इधर आ जाएगा b, a प्लस b, और आर स्क्वायर को हम ले लेंगे कॉमन, तो आर स्क्वायर कॉमन a प्लस b, और नीचे एलसीएम 2ab। समझ गए, यही चीज करनी थी हमें। लिखिए अब इसके नीचे, यदि वर्ताकार द्वारक से nवें अर्ध आवर्ती के कटिबंध गुजरे तो, यदि वर्ताकार द्वारक से nवें अर्ध आवर्ती कटिबंध गुजरे तो, लिखिए आगे, nवें अर्ध आवर्ती कटिबंध गुजरेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना होता है उसका लिए तरंग दैर्घ्य का मान λ/2।
और n गुजरेंगे तो कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाई 2। तो लिखिए डेल इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। लिखिए यही चीज लिखनी है, ये लिख लिया आपने। यदि दो वृत्ताकार द्वारक से nवे अर्धावर्ती कटिबंध गुजरे तो ठीक है, थोड़ा सा हिल गया था। अब आगे चलते हैं, गुजरेंगे तो डेल बराबर, पहले एक बार ही मिटा देते हैं फिर आगे करते हैं अपने। सॉरी चल मिटाएंगे तो क्या, लिखिए यहाँ कर देता हूँ डेल बराबर n लैम्डा बाई 2। दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 दे दीजिए इसको, 7 हो जाएगा। तो अब देखिए समीकरण 6 व समीकरण 7 से डेल का मान रखेंगे यहाँ पे। समीकरण 6 समीकरण 7 को सोल्व करने पर लिख लीजिए, हल करने पर। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए इधर देखना एक बार आप, n लैम्डा बाई 2 बराबर r स्क्वायर a प्लस बी 2ab, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए n लैम्डा ए बी a प्लस बी आर स्क्वायर, ये मिल गई हमें वैल्यू n लैम्डा ए बी अपॉन a प्लस बी। n वे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। क्या मिल गया हमें आर की वैल्यू, n लैम्डा ए बी a प्लस बी, और इससे n वे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, r प्राप्त हो गया हमें, r प्राप्त हो गया। आर स्क्वायर क्या हो गया, n लैम्डा ए बी और a प्लस बी, ये प्राप्त हो गई हमें। आप लिख सकते हैं थोड़ा सा याद रखने के लिए, किससे nवे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर ये याद रख जाए आपको तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब जो हमारा ये तो था अक्षीय बिंदु के लिए, अब बात करते हैं हमारे अनाक्षीय बिंदु के लिए। अनाक्षीय बिंदु कौन सा था, पी डैश। पी तो कौन सा था, अक्षीय बिंदु। अब बात करेंगे हम अनअक्षीय बिंदु पी की बात करें, वो पी डैश की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा इजी है। वैसे तो ये बुक ही पूरी इजी है। ये गणितीय विश्लेषण ही चल रहा था, थोड़ी जगह मिल जाएगी अपने को। अब लिखिए प्रकाश की तीव्रता। अब इस बिंदु पे ज्ञात करेंगे हम अनावश्यक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना प्रकाश स्रोत S, ये अपना वृत्ताकार द्वारक तरंग्याई, ठीक है। यहां से क्या हुई, विवर्तन होने के पश्चात यहाँ पे गई पे, ये बिंदु P,
ये अपना अक्षीय बिंदु हो गया, ठीक है। ये वाला तरंगाग्र इस तरफ गया और एक यहाँ से ये लो, ये हो गया, ठीक है। ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये द्वारक का मूल बिंदु ओ गया, इसकी त्रिज्या आर हो गई, ये यहाँ तक की दूरी ए हो गई, यहाँ तक की दूरी बी हो गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ले लेते हैं आभासी के लिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं m1 और ये हो जाएगा m2, ठीक है। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x है, तो अब ये कितनी दूरी है r, इस हिसाब से देख सकते हैं ये भी कितनी है r। अब क्या करना, द्वारक बनाना और दोनों को सेम, द्वारक के बीच में से बिल्कुल दोनों तरफ से सेम हो उसको, और यहाँ पे ले आना, तो ये आर आर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगी x माइनस आर, और जो ये दूरी हो जाएगी यहाँ तक, ये हो जाएगी x प्लस आर m2 तक, ठीक है। ये कर लिया। इतना करने के बाद में देखिए क्या होता है, तरंगाग्र बना दो अपने, जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र हो गया, x प्लस आर हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अब लिखिए पर्दे पर अक्षीय बिंदु P है। एक बार मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, फिर लिखा थे इसी के बारे में। ये अपना प्रकाश स्रोत P ऐसे, ये तरंगाग्र आए, द्वारक पे आपतित हुए, उसकी द्वारक ने क्या किया, इनका विवर्तन किया, जिसपे कुछ बिंदु क्या गए, वो कुछ तरंगाग्र P पर, P इनका जो विवर्तन प्रारूप था कहाँ प्राप्त हुआ, P डैश और अक्षीय बिंदु P पर। ये द्वारक की त्रिज्या, ये द्वारक की त्रिज्या R है, तो ये और ये सेम हो जाएगी R, ये वाली भी सेम हो जाएगी R। मान लेते बिंदु P से दूरी, अक्षीय और अनक्षीय बिंदु के बीच की दूरी x है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी x माइनस आर, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस आर, और ये अपनी आभासी किरणें हैं। ये जो आभासी किरण है यहाँ से हमने इसको विवर्तन कर दी, विवर्तित हुआ वो मान लिया आभासी, इधर मान लिया m1 और m2, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं, पर्दे पर अक्षीय बिंदु P है, अर्थात अक्षीय बिंदु के अतिरिक्त सभी बिंदु अनक्षीय बिंदु कहलाते हैं। पर्दे पर अक्षीय बिंदु P है, अर्थात अक्षीय बिंदु के अलावा पर्दे पर सभी बिंदु, अतिरिक्त सभी बिंदु अनक्षीय बिंदु कहलाते हैं। अब हम एक अनक्षीय बिंदु P डैश की कल्पना करते हैं। ये अनक्षीय बिंदु अक्षीय बिंदु P से x दूरी पर रखा हुआ है, ये बता ही दिया मैंने आपको, x दूरी पर है, स्थित है। माना वृत्ताकार द्वारक की त्रिज्या r है। अब हम अनाक्षीय बिंदु P डैश पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो बिंदु P डैश के लिए प्रकाश की तीव्रता, तो बिंदु P डैश के लिए प्रकाश की तीव्रता S B और P1, ये यहां से ज्ञात करेंगे अपन। कहां से ज्ञात करेंगे, S B P1, प्रकाश की तीव्रता ये तो ज्ञात करेंगे U, इसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे, इस प्रकाश की तीव्रता जो उस पर जा रही है। तो बिंदु प्रकाश की तीव्रता किरण S B और ये P डैश, इसकी ज्ञात करेंगे। और क्या किया, जो मैंने आपको डायग्राम बताया, जो डायग्राम बनाया, जो इसकी व्याख्या की, वही चीज हमने लिखी है कि ये द्वारक है, इसके बीच की अक्षीय अनक्षीय बिंदु के बीच की दूरी x है, यहाँ तक की दूरी x माइनस आर है, इसकी त्रिज्या r है, इन दोनों के बीच की दूरी a है, यही क्या वो यही लिखा है। और अब प्रकाश की तीव्रता कहाँ से ज्ञात करेंगे, हम इस बिंदु पे ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु पे जो जा रही है वो कौन सी है, S B और अपनी ये P डैश वाली। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इसके लिए जो अब क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे अलग अलग, और उन त्रिभुज के आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, इस प्रकाश की तीव्रता कौन सी प्रकाश किरण है S B और P डैश, ये जो जा रही है इस प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करेंगे, किरण की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो उस बिंदु पर जो तीव्रता प्राप्त होगी हमें मिल जाएगी। अब लिखिए, अब इन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर देखेंगे, तो इसके मध्य जो पथांतर हो क्या होगा, S
बी पी डैश माइनस एस ए पी डैश। पतांतर की बात करते हैं, एस ए इन इन, क्योंकि इस वाली बिंदु से भी इस पर तीव्रता जा रही है, तो इस वाली बिंदु से भी, यानी कि ये किरण और ये किरण, इन दोनों से ही तो हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज्ञात करते हैं। किरण कौन सी, एस ए पी डैश और दूसरी एस बी पी डैश। ठीक है, ये बात करते हैं। अब देखिए, एस बी इक्वल टू बी पी डैश माइनस एस ए और ए पी डैश। अब देखिए, एक चीज देखिए, कुछ नजर आ रहा है, प्रकाश स्रोत से द्वारक की जो दूरी है वो सेम है, क्या है, ए, यानी कि जो बिंदु ए है वो भी सेम डिस्टेंस पे है, और जो बिंदु बी है, ए व बी दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं एस बराबर है किसके, समतुल्य एस बी के। ये बात कह सकते हैं यहाँ देख के, क्योंकि दूरी सीमित है। हम फ्रेनेल विवर्तन की बात कर रहे हैं, फ्रेनेल विवर्तन में क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत की दूरी द्वारक और पर्दे दोनों से सीमित होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है, सीमित दूरी होती है, सॉरी कांस्टेंट का नाम है। अब देखते हैं, ये दूरी भी सेम, ये दूरी भी सेम। तो अब देखिए, अगर दोनों सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, एस ए बराबर है किसके, एस बी के। ये कर देते हैं एक बार, कुछ भी कर दो, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ये लिख देते हैं एस ए डैश माइनस एस ए माइनस ए पी डैश। ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास, बी पी डैश माइनस ए पी डैश। अब इनका मान निकालेंगे हम, क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। और इनका मान कैसे निकालेंगे, देखिए, त्रिभुज बी एम टू और पी, इसी से निकालते हैं इसका पी डैश। ठीक है, तो ये डायग्राम है, डायग्राम आप ऐसे करो, एक बार अच्छे से बना लो डायग्राम, तब तक मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूं, इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा। ये आपका जो डायग्राम है थोड़ा सही कर देता हूँ। ये अपना एस है, प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो त्रिभुज बी एम टू पी डैश में, त्रिभुज बी एम टू पी डैश में बी पी डैश डैश का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, बी एम टू का स्क्वायर, लंब की तरह इसका, प्लस एम टू पी डैश का स्क्वायर। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को, कहीं मैं ज्यादा ही नीचे तो थोड़ी लिख रहा हूं, नहीं, ठीक है, ये हो गया। यहां से होने के बाद में अब देखिए, मैं डायग्राम मिटा देता हूं। अब जो इनकी ये जो मान है वो आप लोग डायग्राम में लिखे हुए हैं, तो आप याद रखना, बताते जाना, और मैं लिखता रहता हूं, ठीक है। बी एम टू यहां से लिखते हैं, बी एम टू, इसका क्या मतलब हो गया, बी स्क्वायर, एम टू पी, यानी कि एम टू यहां से और पी डैश यहां से, कितना था वो अपना, एक्स दूरी और आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से, पहले तो इसको खोल ले, इसको सोल्व कर लेते, इस वाली जो अपने को मिली है, बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, पर देखिए वो दूरी, ये दूरी, यानी कि बी वाली बड़ी है, तो इसको बी को क्या कर ले लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर। हमें चाहिए बी पी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, बी वन प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर
बी स्क्वायर की पावर हाफ, द्विपद प्रसार था। द्विपद प्रसार प्रमेय से क्या होगा? द्विपद प्रसार प्रमेय से देखो एक बार, पी डैश बी 1 प्लस एक्स प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। इक्वेशन कितनी देनी है इसको? इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम त्रिभुज ए एम वन पी डैश में, ए एम वन पी डैश में, यानी कि क्या हो जाएगा? ए पी डैश का स्क्वायर ए एम वन का स्क्वायर प्लस एम वन पी डैश का होल स्क्वायर। ए पी निकालेंगे अपने को, तो ए एम वन, तो ये जो दूरी है बी एम टू, ये दोनों कैसे होगी? सेम, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ये कितनी थी? एक्स माइनस आर का स्क्वायर, एक्स माइनस आर का स्क्वायर। डायरेक्ट कर दूं क्या मैं यहां से? हाँ, डायरेक्ट क्या करूँगा? वापस मुझे समझाना पड़ेगा, तो ठीक है, अपन तो आराम आराम से चलते हैं, आराम आराम से करते हैं। ए पी डैश का स्क्वायर, बी कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी प्लस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। ए पी डैश का मान निकालेंगे तो बी का तो हो जाएगा ऐसा, इसका हट जाएगा पावर हाफ, ठीक है। द्विपद प्रसार प्रमेय से द्विपद प्रसार प्रमेय से क्या होगा? आप देखिए एक बार, बी 1 प्लस एक्स माइनस आर का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और ये अपना क्या हो गया? 2b, ठीक है। समझ गए आप लोग? ये कैसे किया, ये समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो शायद हमें इतने मान फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में रखना है मान, क्वेश्चन फर्स्ट में। तो बी पी का भी आ गया अपने पास और ए पी डैश का भी आ गया। तो अब लिखिए समीकरण 1 में मान समीकरण 2 व समीकरण 3 से रखने पर रखो डेल बराबर, दिख रहा है ना आपको इस तरफ? ये थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, समीकरण 2 तक तो दिख ही रहा है। समीकरण 2 व समीकरण 3 से रखने पर डेल का मान रखेंगे, तो देखो एक बार, इसका मान रखना है bp1 का, bp1 ये रहा अपना, यहाँ मान आएगा नहीं, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अब एक बार वीडियो को पॉज करें और उतार लें, ताकि अपन आगे चले। फिर उतार लिया, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट रहने देते हैं, जो जो इक्वेशन काम आएगी उसको तो छोड़ देते हैं हम, और बाकी सब मिटा देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आएगी काम में, 2 आएगी और 3 आएगी, ताकि हम लोगों को फिर मान मिटा दूंगा तो फिर देख के लिखना पड़ेगा, ताकि आराम से हम परेशानी ना हो मान लिखने में। क्या प्रोसेस करनी है? समीकरण जो आए उनके मान रखने, आप रखो एक बार मान और देखो कि इसको सोल्व करो क्या मिलता है हमें।
कुछ वैल्यू तो आएगी अच्छे से, मजेदार वैल्यू, टेस्टी। फिजिक्स टेस्टी है, बस खाने वाली चीज। डेल का मान रखो, डेल का मान रखो, बी पी डैश का बी 1 प्लस एक्स प्लस आर का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस बी 1 प्लस एक्स माइनस आर का स्क्वायर और 2b स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2xr मिलेगा और नीचे हमें b मिलेगा। मैं कर देता हूं इधर, क्या मिलेगा 2xr और नीचे b मिलेगा। ये तो इसका आंसर डायरेक्ट, लेकिन हमें आंसर नहीं करना है क्योंकि आप लोग सोल्व तो करेंगे नहीं, आपको तो पूरा सोल्व करके देना पड़ेगा। तो यहां से हटाता हूं, तो हमें निकालना है क्या है 2x3r ऑन b। तो इसको खोलते हैं, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b प्लस एक्स का स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब देखिए ये वाला, देखिए b से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस माइनस b, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा b। या फिर थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाऊं, स्टेप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा जैसे समझे, मैं इधर से समझा देता हूँ। ये b है, इस b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b, ये हो गया b, फिर जैसे ही खोलेंगे तो माइनस b, समझ गए? ऐसे क्या है, ये अपना b, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो इस b से ये भी कैंसिल आउट हो गया, इस b से ये भी कैंसिल आउट हो गया, इस b से ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो जो कैंसिल हो गए उनको रहने दो, वो सॉरी उनको तो भगाओ, और जो बच गए उनको लिख लो। अब इन इक्वेशन की भी कोई जरूरत नहीं है हमें, तो अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखो क्या लिखोगे, डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल इक्वल टू क्या बचा, x प्लस आर का स्क्वायर और 2b बचा हमारे पास, ठीक है। इधर क्या बचा माइनस में, x माइनस आर का स्क्वायर और 2b बचा हमारे पास। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, ये डेल अपना x प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b। ये करने के बाद में जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, इधर कर लेता हूं मैं, डेल इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2xr और नीचे मार्कर को सोल्व करते हैं। और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास 2b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2xr प्लस 2xr कितना हो जाएगा 4xr, ठीक है। इसकी जगह डायरेक्ट लिख देते हैं 4xr, वरना एक स्टेप ज्यादा हो जाएगी, 4 ये x और ये r, ये अपना हो गया 2b, 2 से 4 को डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा 2xrb। ये प्राप्त हो गया पतांतर, क्या प्राप्त हो गया, पतांतर प्राप्त हो गया। अब लिखिए एक थोड़ी सी लाइन है, इक्वेशन नंबर कितनी थी वो 3 थी या जितनी भी थी, इक्वेशन नंबर शायद 4 है। लिखिए यदि वर्ताकार धारक से बिंदु पी डैश के लिए n अर्ध आवर्ती कटिबंध गुजरते हैं, लिखिए यदि वर्ताकार द्वारक से बिंदु P डैश के लिए
एन अर्धावर्ती कटिबंध गुजरते हैं तो देखिए डेल्टा का मान कितना हो जाएगा एन लैम्डा बाई 2। इक्वेशन नंबर 5 लिखिए समीकरण 4 व समीकरण 5 से। ठीक है, अब एक बार वीडियो को पॉज करें और उतार ले आप आराम से, क्योंकि मैं इस तरफ का मिटाने वाला हूं। क्या हो जाएगा एन अर्धावर्ती कटिबंध गुजरेंगे तो 2x एन के लिए इसके नीचे एन लगा लेते हैं आर बी, और यहाँ क्या हो जाएगा एन लैम्डा बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा 4x एन एन लैम्डा बी 4r। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 क्या आ गया अपने पास, एक्स एन की वैल्यू क्या आ गई एन लैम्डा बी अपॉन 4। अब लिखिए समीकरण 6 एन वी फ्रिंज की त्रिज्या को व्यक्त करता है। समीकरण 6 क्या करता है, लिख लीजिए समीकरण 6 एन वी फ्रिंज यानी कि जो तरंगाग्र होता है उसकी क्या करता है त्रिज्या को व्यक्त करता है। इससे क्या कर सकते हैं हम त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जो फर्स्ट किया था हमने किसके लिए, अक्षय बिंदु के लिए किया था, सेम वैसा का वैसा ही है। अब इसमें कैश डाल लीजिए, कैश डाल के लिखिए, कैश फर्स्ट लिखिए यदि एन का मान सम हो, एन का मान सम हो, अगर n का मान सम होगा तो क्या होगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2m, और m क्या है हमारे पास 0 1 2 so on ऐसा। तो मैं क्या बोलेगा x n m लैम्डा बाई 2r कैसे मिलेगा, जैसे हम n की वैल्यू 2m पुट करेंगे 2 से 4 डिवाइड होके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो होगा हमारी पहली फ्रिंज ये ऐसे हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पहली फ्रिंज के लिए। पहली के लिए इनकी m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बी अपॉन 2। लैम्डा बी अपॉन कितना हो जाएगा 2r। इसके ऐसे लिख लीजिए इसको एक्स एन फर्स्ट के लिए लैम्डा बी अपॉन 2r। यह आपका कंप्लीट हो गया। अक्षीय और अनक्षीय बिंदु के लिए जिसका मान निकालते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन की। क्या बात करेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन की। अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं अक्सर कि यहाँ समझ में नहीं आया, इसे करना कुछ ही नहीं है। हम दोनों ने क्या किया, हमने क्या किया, हम दोनों के अक्षीय और अनक्षीय बिंदु के लिए जो तीव्रता थी वो निकाल लिया, इनकी त्रिज्या भी निकाल ली। इन दोनों जो तरंगाग्र थी जैसे बिंदु P और P डैश दोनों के लिए हमने क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, पतांतर का मान निकाल लिया। अब आगे क्या करते हैं, यही जो सेम प्रोसेस है वो करनी है। अब फ्रॉनहोफर में पढ़ेंगे। फ्रॉनहोफर में वही जैसे इसमें प्रकाश स्रोत ये होता है, ये हमने द्वारक लगा लिया, इनको इनसे क्या होती है विवर्तित हो जाती है ऐसे। अब इनको इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा लेते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, इनमें से किसी एक बिंदु पर इनको क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और हमें क्या प्राप्त हो जाती है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है। तो यही बात करेंगे हम कल, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बात करेंगे ये।
और आपकी जो फर्स्ट ईयर की एक यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एक यूनिट कंप्लीट करें, आप आराम से पढ़ें, कोर्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया जाएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साथ साथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया मैंने। तो आराम से तैयारी करें एग्जाम की और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू।